नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रजनीश वैष्णव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे उत्कर्ष की ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। देखिए, आरबीएससी के अंदर जो 40% सिलेबस है वो कम हुआ है बायोलॉजी के अंदर। तो आज हम इस हमारे 1 घंटे के अंदर जो भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस कौन सा आपका कम हुआ है और आपको क्या क्या चीज़ है वो पढ़नी है, और फिर मैं बात करूंगा कि कौन सी जो यूनिट है, कौन सी इकाई है वो कितने नंबर की है। इन सब की बात है वो मैं आज आपके सामने है वो करने वाला हूँ। तो बड़े ही ध्यान से आप इस चीज़ को है वो नोट करिए कि सर क्या क्या है वो बताने वाले हैं। वो आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सीधे से सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पर जो राजस्थान बोर्ड ने जो हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस जो कम किया है वो क्लास 12th का कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसके अंदर पहला चैप्टर जैसे है आवर्तबीजी पादपों में जनन, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन। ये पूरा पूरा जो अध्याय है वो आपका हटा दिया गया। दूसरा अगला क्या है यूनिट, वो पादप कार्य की है फर्स्ट, उसमें जो चैप्टर है आपका अध्याय 5 पादप जल संबंध, ये पूरा पूरा जो चैप्टर है वो आपका डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला है आपका 6 नंबर चैप्टर पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। अब इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है वो हटाया गया। तो उसमें देखिए पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये पोर्शन है वो इस चैप्टर के अंदर से हटाया गया। बढ़ते अपन आगे, अगला 7वां चैप्टर हमारा वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव का है। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन का महत्व, ये है पोर्शन है वो आपके डिलीटेड है। अगला देखिए 8वां चैप्टर पादपों में खनिज पोषण, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि है, ये टॉपिक है आपका हटाया गया। अगला है 9वां एंजाइम, एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों को विशिष्ट गुण, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इस चैप्टर के अंदर से है वो हटाए गए। ठीक है, देखते अपन आगे। अगली जो थर्ड जो यूनिट है, इस थर्ड यूनिट में हमारी है पादप फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसका सेकंड। उसमें देखिए जो अध्याय यानी कि जो चैप्टर आपका 10 नंबर है प्रकाश संश्लेषण, उसमें से प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो यहाँ से है वो हटाए गए हैं आपके। फिर है 11वां चैप्टर है श्वसन का, रेस्पिरेशन का, और वो भी प्लांट के अंदर श्वसन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो यहाँ से है वो आपके हटाए गए। अगला है आपका चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र, ये पूरा पूरा चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। आगे बढ़े अपन, तो देखिए अगला 13वां चैप्टर पादप वर्दी का जो है, इसके अंदर ये देखिए पादप वर्दी स्थल, पादप वर्दी की प्रावस्थाएं, वर्दी बल गति की, वर्दी मापन, वर्दी को प्रभावित करने वाले कारक, दीप्तिकारिता, प्रसुप्ति, बसंतीकरण, जीर्णता, विलगन, ये सारे जो पार्ट हैं वो हमारे हैं वो हटाए गए। तो आगे अपन और बढ़े हैं, तो इसमें देखिए अगली जो 4th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की, उस बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा जो चैप्टर है आपका 14वां जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय, ये पूरा पूरा चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। अगला चैप्टर है हमारा 16वां पादप उत्तक संवर्धन, संवर्धन माध्यम, पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियां, ये सारणी जो है वो आपके पूर्ण रूप से वो हटा दी गई है। आगे हम बात करें यूनिट 5 की, आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण की, इसमें 17वां जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से आपका है वो डिलीट कर दिया गया है। बढ़ते अपन आगे और, तो देखिए 19वां जो चैप्टर हमारा प्रतिपालनीय कृषि, ये पूरा पूरा चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। 20वां जो आपका चैप्टर है जैव ऊर्जा का, भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन, ये टॉपिक है वो आपका हटा दिया गया है। अब अगली जो 6 यूनिट यानी कि यहाँ से हमारी जूलॉजी है वो शुरू होती है। इस जूलॉजी के अंदर मानव कार्य की जो फर्स्ट है, इसमें 21वां जो चैप्टर है फर्स्ट इसका, वो आपका है मानव का अध्यावरणीय तंत्र, जिसके अंदर हम त्वचा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक है वो आपका ये चैप्टर है वो पूर्ण रूप से क्या है हटा दिया गया है।
अगला है आपका 22वां, मानव का पाचन तंत्र। इसमें कुपोषण एवं संबंधित जो रोग हैं वो वाले जो टॉपिक हैं वो इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते अपन आगे। और तो देखिए आगे 24वां चैप्टर, उसके अंदर मानव का रक्त परिसंचन तंत्र, उसमें हृदय एवं परिसंचन तंत्र एवं संबंधित जो रोग हैं वो वाला पोर्शन आपका हटा दिया गया है। फिर 25वां चैप्टर है मानव का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन संबंधी जो रोग हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, हटा दिए गए हैं। अगला है हमारा 7वीं जो यूनिट है मानव कार्य की सेकंड। इसके अंदर देखिए 26वां जो चैप्टर है मानव का तंत्रिका तंत्र, ये पूरा चैप्टर है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। 27वां चैप्टर है मानव के संवेदी अंग, जिसमें ज्ञानेंद्रिय वगैरह आती है, ये भी चैप्टर है वो पूर्ण रूप से डिलीट है वो कर दिया गया है इस साल के लिए। अब देखिए 30वां जो चैप्टर है हमारा वो है मानव में गतिकी एवं चलन, ये भी पूर्ण रूप से चैप्टर है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं अपन इकाई 9 की। यूनिट जो 9 है हमारी वो है आनुवांशिकी व जीनोमिकी का। अब इसमें से 35वां चैप्टर है मेंडल का आनुवांशिकता के नियम वाला, उसमें मेंडल के नियमों से विचलन वाला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, हटा दिया गया। अब बचा हमारा 37वां जेनेटिक्स के अंदर उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ये भी पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट कर दिया गया है। फिर अपन बात करें इकाई 10 की, यानी कि यूनिट जो 10 है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य का, उसमें 38वां जो चैप्टर है मानव जनसंख्या वाला, ये भी पूर्ण रूप से चैप्टर क्या है आपका हटा दिया गया है। बात करते अपन आगे। और 39वां जो चैप्टर है प्रतिरक्षा तंत्र, ये भी आपका हटा दिया गया है। उसके बाद में प्राणियों का घरेलूकरण, इसमें ग्रामीण संवर्धन एवं आर्थिक महत्व, ये भी पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है। और जैव चिकित्सा तकनीकें जो 42वां चैप्टर हमारा, ये भी पूर्ण रूप से क्या है, हटा दिए गए। तो मैंने सबसे पहले बात की है जो हटाए गए, यानी कि जो डिलीटेड पोर्शन है जो 40%, उसकी बात मैंने है वो यहां पर आपके की है। अब मैं बात करूंगा कि अब आपको पढ़ना क्या क्या चीज है, किस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है वो अब बच गया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन की जो स्कीम जो होती है वो, अब देखिए सबसे पहला कि जैसे थ्योरी है 12th के अंदर, वही है 3.25 घंटे का जो पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का, और वो होता है आपका 56 नंबर का। और यहां से इंटरनल यानी कि जो सेशनल जो सत्रांक जो जाते हैं आपके, वो जाते हैं 14 नंबर के। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए प्रैक्टिकल। ठीक है, जो ईयरली जो प्रैक्टिकल है वो होता है आपके 4 घंटे का, और उसके जो मार्क्स है वो है 30 नंबर, यानी कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। टोटल मिला के इनको दोनों को बात करें हम, ये और प्लस आपके सत्रांक जो स्कूल से जो जाते हैं, ये टोटल मिला के हो गए आपके 100 मार्क्स। तो ये हमारे एग्जामिनेशन की स्कीम रहती है, जिस आधार पर आप अपने आप को बोर्ड की तैयारियों के लायक है वो आप बना दोगे। अब हम बात कर रहा हूं यहां पर कि कौन सी यूनिट जो है वो कितने नंबर की रहेगी। ठीक है, पुराने सिलेबस के अंदर भी ये यूनिट है वो आपके जितने जितने नंबर की थी उसके आधार पर यहां पर क्या है, ये मार्किंग है वो की गई है। तो सबसे जो पहली जो यूनिट है वो रहेगी हमारे 4 नंबर की, सेकंड जो यूनिट है वो रहेगी हमारे 9 नंबर की, उसके बाद में थर्ड यूनिट 5 नंबर, फोर्थ आपके 5 नंबर, फिर आपका फिफ्थ नंबर आपके 5 नंबर, 6 यूनिट 7 नंबर की, अगली यूनिट उसके भी 7 नंबर की, उससे अगली फिर 5 की, फिर अगली उससे 5 की, और सबसे लास्ट यूनिट जो है 10वीं वो आपके 4 नंबर की। तो टोटल मिला के यहाँ पर हो गए आपके 56 नंबर। तो इस तरीके से ये 56 नंबर आप अगर सही तरीके से प्लानिंग करके पढ़ते हो तो आपके 56 में से 56 आने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक है, किस यूनिट के अंदर किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो अब बच गए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो यूनिट है आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास, उसमें जो चैप्टर आपका सेकंड, क्योंकि पहला चैप्टर आपका हट चुका है, यहां सिर्फ मैं उसी चैप्टर की बात करूंगा जो आपके बच गए हैं। तो यहां देखिए सेकंड जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये जो पोर्शन है वो आपका बच गया है अब। ठीक है, यही जो टॉपिक है वो आपको अब पढ़ना है। उसके बाद में
थर्ड जो आपका चैप्टर है परागण, निषेचन तथा भ्रूण पोष व भ्रूण का परिवर्धन, उसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर आपके ये टॉपिक है वो आपके बच गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे चौथे चैप्टर के अंदर। चौथे चैप्टर में पादप जनन की विशिष्ट विधियों के अंदर असंग जनन, अनिषेक विस्तार, सूक्ष्म प्रवर्धन, बहुभ्रूणता और कायिक प्रवर्धन, ये टॉपिक हैं अब आपके बच गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर सेकेंड यूनिट के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर छठा जो चैप्टर है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, इसके अंदर जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग, इसकी क्रियाविधि और रसारोहण, ये टॉपिक है वो आपके बच गए हैं। उसके बाद में सातवां चैप्टर वाष्पोषण व बिंदु स्त्राव, जी हाँ, परिचय इसका, वाष्पोषण के प्रकार, रंध्री वाष्पोषण, रंध्र गति की क्रियाविधि, बिंदु स्त्राव व रथ स्त्राव है वो आपके अब बच गए हैं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक। ठीक है, बढ़ते अपन आगे और आठवां जो चैप्टर है, जी हाँ आठवां चैप्टर पादपों में खनिज पोषण, तो उसके अंदर पोषण, पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां, अनिवार्य पोषक तत्व, वृत्त व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका और जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स, ये टॉपिक है वो आपके बच गए हैं। अब अगली मैं बात करूंगा आपके चैप्टर नंबर 9 की, एंजाइम की, तो इसके अंदर प्रस्तावना, एंजाइम की संरचना, एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, एंजाइमों की नामकरण पद्धति, एंजाइमों का वर्गीकरण, ये टॉपिक है वो आपके अब बच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते अपन थर्ड यूनिट की तरफ। उसमें आपका चैप्टर नंबर जो 10 है प्रकाश संश्लेषण, उसके अंदर ये वाले जो टॉपिक है वो आपके बच गए हैं। ठीक है, उसके बाद में 11वां चैप्टर श्वसन का, उसके अंदर भी ये आपके जो टॉपिक है वो आपके बच गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे और जो 13वां जो आपका चैप्टर है पादप वृद्धि का, उसके अंदर परिचय, वर्धी नियामक पदार्थ और वर्धी अवरोधक है वो इसके अंदर बच गए हैं। यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूरा एक चैप्टर वो आपका हट चुका है। जो बचा हुआ चैप्टर है आपका अध्याय 15 आनुवांशिक अभियांत्रिकी, परिचय, सामान्य विधि, सी डीएनए व जीनोमिक लाइब्रेरी, आणविक प्रोब, क्लोनिंग, जीनों के विश्लेषण की विधियां, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां, ये जो आपके हैं वो बच गए हैं। अब बात करते हैं अपन 16वें चैप्टर की पादप उत्तक संवर्धन की। तो इस उत्तक संवर्धन वाले चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है वो आपके अब बच गए हैं, जिनके आपको अच्छे से अब तैयारी है वो करनी है। बढ़ते अपन आगे इस पादप उत्तक संवर्धन के अंदर संवर्धन के प्रकार, पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां, पराजीनी पादप, ट्रांसजेनिक पादप वगैरह। ठीक है, पराजीनी पादपों से संबंधित कृषि व औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जी हाँ ये टॉपिक है वो आपके अब बच गए हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। ठीक है, अगली यूनिट की बात करें 5वीं, आर्थिक वनस्पति विज्ञान व मानव कल्याण, बिल्कुल जनरल साइंस की है। ठीक है, इसके अंदर ये आपके तेल, रेशे, मसाले व औषधि उत्पादक पादप जो है उसके अंदर ये बच चुके हैं। बहुत ही आपके आसपास की रूटीन लाइफ से संबंधित ये आपका चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद में 20वां चैप्टर है आपका जैव ऊर्जा, प्रस्तावना, जैव ऊर्जा और उसके प्रमुख स्रोत, ये जो टॉपिक है वो इसके अंदर अब बच गए हैं। ठीक है, बढ़ते अपन आगे 6 नंबर यूनिट यानी कि जूलॉजी की तरफ। उसके अंदर जो मानव कार्य की जो फर्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 22वां चैप्टर मानव का पाचन तंत्र, उसके अंदर परिचय, आहार नाल की संरचना, पाचक ग्रंथियां, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि, ये टॉपिक है वो आपके बच गया। अब उसके बाद में देखिए 23वां मानव का श्वसन तंत्र, इसमें परिचय, श्वसन के प्रकार, मानव श्वसन अंग तंत्र, उसकी क्रियाविधि, उस संबंधी आयतन, क्षमताएं, कृत्रिम श्वसन और श्वसन संबंधी रोग, ये आपके टॉपिक है वो अब बच गए हैं इसके अंदर। बढ़ते अपन आगे और 24वां जो चैप्टर हमारा 24वें चैप्टर में मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसके अंदर ये जो टॉपिक है वो आपके बच गए हैं। अब इसी तरीके से अगला 25वां जो चैप्टर है मानव का उत्सर्जन तंत्र, तो इसके अंदर भी ये आपके हैं वो बच गए हैं टॉपिक। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आपको ये चैप्टर है वो पढ़ने हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आपके लिए। अब देखते हैं अपन आगे 7 नंबर यूनिट जो मानव कार्य की जो सेकंड है उसके अंदर 28वां चैप्टर है मानव का जनन तंत्र, उसके अंदर उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और यौवन आरंभ के लक्षण, बिल्कुल छोटा सा आपका चैप्टर है ये। ठीक है, 29वां मानव में रासायनिक समन्वय, उसका परिचय,
अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, कार्य व हार्मोन असंतुलन संबंधी प्रमुख रोग। ये आपके टॉपिक है, वो बच गया है इसमें। अगली है आपके 8वीं यूनिट मानव भ्रूण की, यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की। तो उसके अंदर 31वां जो चैप्टर है मानव में युग्मक जनन, परिचय, शुक्र जनन व अंड जनन की प्रक्रिया और शुक्राणु की संरचना और स्तनधारियों के अंडाणु की संरचना, ये टॉपिक है वो आपका बच गया। यानी ये भी बिल्कुल आपका छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, बढ़ते अपन आगे। और मानव में निषेचन, ये भी बिल्कुल आपका 1-2 पन्नों का चैप्टर है सिर्फ। ठीक है, तो ये तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बिल्कुल छोटे से चैप्टर है। एग्जाम के हिसाब से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन वो मैं पेपर के हिसाब से बात कर रहा हूं। यहां देखिए 33वां जो आपका चैप्टर है मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणोद्भवन, विदलन व तुतक भवन जिसको हम मोरुलेशन कहते हैं, कोरक भवन, उसके बाद में जनन स्तरों की भविष्यता। ठीक है, उसके बाद में 34वां आपका चैप्टर है मानव में आत्तर चक्र, ये भी बिल्कुल आपका छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आपके हैं इसके अंदर अब बच गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगली जो यूनिट है हमारी 9 नंबर जेनेटिक्स की। ठीक है, 35वां जो चैप्टर है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, उसके अंदर ये टॉपिक है वो आपके बच गए। दिख रहा है आपको बड़े टॉपिक है, लेकिन बड़े टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये आप छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ चुके हो। मेंडल के बारे में, मेंडल के जो मटर के पौधे का जो चयन है वो क्यों किया था, उसके लक्षण क्या थे, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे। ठीक है, इन सब के बारे में है वो आप इस चैप्टर के अंदर है वो पढ़ने वाले हो। ठीक है, अगली मैं बात कर रहा हूं 36वें चैप्टर की, 36 नंबर चैप्टर मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसके अंदर आप सारे गुणसूत्रों की वजह से, कमी की वजह से, अधिकता की वजह से कौन कौन से विकार है वो उत्पन्न हो सकते हैं, ये सब आप पढ़ोगे इस 36 नंबर चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगली यूनिट जो हमारी है 10 मानव कल्याण व स्वास्थ्य, उसमें 39वां जो चैप्टर है 39 नंबर चैप्टर प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी का। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, प्रतिरक्षा परिभाषा व प्रकार, प्रतिरक्षा विज्ञान, स्वयं एवं पर्याय की संकल्पना। ठीक है, जो बैक्टीरिया और जो अपने रोग जो लगता है उसके बारे में हम आसानी से इसके अंदर वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली मैं बात कर रहा हूं 40वें नंबर चैप्टर की, चैप्टर नंबर 40 मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग, उसमें परिचय, संक्रमण व विकृतियां, रोगों के प्रकार, जन्मजात रोग, ग्रहित रोग में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो ये हमने पूरे इन चैप्टरों की बात है वो आपके सामने वो कर ली। ठीक है, अब आपको आराम से आसानी से जो पीछे बचा हुआ जो सिलेबस है उसकी अच्छे से तैयारी है वो आपको करनी है। आप सभी को बोर्ड के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं। उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद आपका।